नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा और चर्चा के बाद लोकसभा में भारी बहुमत से यह बिल पास हुआ, राज्यसभा में भी पास हुआ। सवाल यह है कि इस बिल के पास होने के बाद कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और वो ये है कि राहुल सहित कई कांग्रेसी नेताओं को अब ओबीसी की चिंता बहुत ज्यादा सताने लगी। तभी तो महिला आरक्षण पर बोलते हुए उन्होंने पिछड़ों के साथ हुई अनदेखी का जिक्र किया। क्या कहा राहुल, पहले वो सुनिए। महिला आरक्षण बिल पर बहस करते हुए कांग्रेस नेताओं का ओबीसी कोटे की पैरवी करना तो सही है, पर पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक ओबीसी के लिए उनकी तरफ से किया गया जो कुछ भी प्रयास है, उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर जो कुछ भी कहा, बिना ओबीसी कोटा के महिला आरक्षण बिल अधूरा है, ये बात भी उन्होंने कही। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह भी आरोप लगाया कि सरकार ओबीसी समुदाय को हाशिए पर रखने का काम कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि देश को 90 सचिव संभाल रहे हैं और इसमें से कितने ओबीसी से आते हैं। सिर्फ 3 ओबीसी से आते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ये 5% ही बजट को कंट्रोल करते हैं, ये भी राहुल ने कहा। उन्होंने इसे ओबीसी समुदाय का अपमान भी बताया। राहुल गांधी ने जो बताया वो बिल्कुल सही है, पर राहुल गांधी को पहले अपने पार्टी कांग्रेस में ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी को जरूर देखना चाहिए। ओबीसी को कांग्रेस ने हमेशा हाशिए पर रखा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मणों, दलितों और मुसलमानों के वोट से देश पर कई दशक तक राज किया है। देश भर में मंडलवाद का उभार कांग्रेस के ओबीसी विरोधी नीतियों के ही चलते हुआ। 80-90 के दशक में पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व दिलाने के नाम पर उत्तर भारत में मुलायम सिंह यादव की सपा, मायावती की बसपा, लालू प्रसाद यादव की राजद जैसी कई पार्टियों का जन्म कांग्रेस विरोध की धुरी पर ही हुआ। आइए आज के और बीते कल के दौरान बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस में ओबीसी के हालात पर एक नजर डालते हैं। सवाल हैं कुछ, वो बहुत अहम हैं। पहला सवाल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? ये बहुत अहम सवाल है। कांग्रेस कार्य समिति का अभी पिछले महीने ही पुनर्गठन हुआ। राहुल को शायद ये पता होगा कि उनकी पार्टी के संगठन में ओबीसी की क्या हिस्सेदारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में नई गठित की गई कार्य समिति, उसमें 84 सदस्य हैं कुल। अनुसूचित जाति के 12 सदस्य हैं, अनुसूचित जनजाति के 4 सदस्य हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16 सदस्य शामिल हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के 9 लोग शामिल हैं, 15 महिला, सामान्य वर्ग के 43 लोगों को इसमें जगह मिली है। इस तरह पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी केवल 19% है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के संगठन में अभी भी सवर्णों की हिस्सेदारी सबसे अहम है। ऐसे समय जब सभी पार्टियों के अध्यक्ष ओबीसी हैं, कांग्रेस को सवर्ण वोटों का इस तरह का मोह है कि राज्य में एक दलित अध्यक्ष को हटाकर एक सवर्ण अजय राय की ताजपोशी की गई। दूसरा सवाल, मंडल कमीशन पर कांग्रेस का रवैया ढुलमुल रहा है। ओबीसी सचिवों की संख्या बताते हुए राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि मंडल कमीशन को अगर कांग्रेस सरकार सालों तक दबाए नहीं रखती तो देश में आज कितने ओबीसी आईएएस बने होते और उनमें से कितने सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच जाते। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस नेता दिव्येंदु अधिकारी द्वारा पूछे गए एक सवाल के उत्तर में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि आरक्षित वर्ग के अधिकारी अक्सर अधिक उम्र में सेवा में प्रवेश करते हैं, इसलिए कई ऐसे अधिकारी उस समय तक सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं जब उनके बैच को अतिरिक्त सचिव और सचिव के पद पर पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाता है। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार 1990 के बाद थोक के भाव में आना शुरू हुए। दरअसल केंद्र में जब एक गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ तो मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हो सका। एक आईएएस को सचिव बनने में कम से कम 30 साल तो लगते हैं। इस तरह कोई सरकार चाहकर भी अभी बहुत से सेक्रेटरी बनाने में सफल नहीं हो सकती। तीसरा सवाल, 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ओबीसी चीफ सेक्रेटरी
कितने हैं, यह राहुल से सवाल पूछा जा सकता है। एक बात और है, कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है, लेकिन सेक्रेटरी नहीं है, चीफ सेक्रेटरी नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में आज भी सरकार है, लेकिन एक में भी ओबीसी सेक्रेटरी क्यों नहीं है, ये बार बार हम कह रहे हैं। चौथा सवाल, मुख्यमंत्री बनाने में कांग्रेस की उदासीनता क्यों प्रभावी रही? राहुल को एक बार कांग्रेस का इतिहास देखना चाहिए। कांग्रेस राज में ओबीसी के कितने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया पार्टी ने? उत्तर प्रदेश का इतिहास बताता है कि कांग्रेस ने केवल सवर्ण मुख्यमंत्री ही बनाए। यूपी में जब जब गैर कांग्रेस की सरकार बनी, तभी मुख्यमंत्री ओबीसी तबके का बन सका। बीजेपी ने अब तक जितने मुख्यमंत्री बनाए हैं, उनमें से 30.9% ओबीसी सीएम हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से बनाए गए मुख्यमंत्रियों में सिर्फ 17.3% ओबीसी हैं। अन्य दलों के लिए यह आंकड़ा 28% है। बीजेपी ने 68 सीएम बनाए, जिसमें 21 ओबीसी थे, जबकि कांग्रेस ने अब तक 250 सीएम बनाए, जिसमें 43 ही ओबीसी सीएम है। दरअसल ये सिर्फ सहयोग नहीं है, ये सोची समझी रणनीति थी ओबीसी और सवर्ण के वोट को पाने की। कांग्रेस को भरोसा रहा कि ब्राह्मण, दलित और मुसलमान का वोट तो उसे मिलना ही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर सवर्णों की पार्टी का ठप्पा भी रहा है, पर बीजेपी ने अपने आप को किस तरह ओबीसी की पार्टी बनाया है, ये आंकड़े गवाही देते हैं। संगठन हो या सरकार, हर जगह ओबीसी की संख्या की भरमार हो गई है। ये आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। बीजेपी के कुल सांसदों में 113 सांसद अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, 43 अनुसूचित जनजाति के हैं, 53 अनुसूचित जाति के हैं। इस तरह भाजपा के 37.2% एमपी ओबीसी और 14.1 एसटी और 17.4 एससी कोटे से हैं। अगर आरक्षित संसद सदस्यों को छोड़कर सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 60% भाजपा सांसद उच्च जातियों के नहीं हैं। यही नहीं, कुल गैर आरक्षित सांसदों का आधा हिस्सा अर्थात 50%, 113 जिसकी संख्या है, वो ओबीसी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद का ठप्पा लगाने वाले भाजपा ने उनके नीचे ओबीसी नेताओं को उभार करके खड़ा किया है, ये आंकड़े बताते हैं। 2022 में दोबारा सत्ता में जब बीजेपी आई, सबसे अधिक ओबीसी विधायक भाजपा ने दिए। यही नहीं, योगी कैबिनेट में मंत्री भी ओबीसी समुदाय के सबसे ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छोड़कर कुल 52 सदस्यीय मंत्रिमंडल के अलावा 18 कैबिनेट मंत्रियों, 14 राज्य मंत्रियों स्वतंत्र प्रभार के और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। योगी कैबिनेट में 21 सवर्ण समुदाय को जगह मिली है, तो 20 ओबीसी मंत्री बने हैं। दलित समुदाय के 9 मंत्री बनाए गए हैं, तो 1 मुस्लिम, 1 सिख और 1 पंजाबी को जगह मिली है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में चुनकर आए विधायकों की संख्या और जाति का विश्लेषण बताता है कि बीजेपी से सबसे अधिक पिछड़ी जातियों के विधायक चुनकर आए हैं। 368 हिंदू विधायकों में 151 पिछड़ी जातियों के विधायक हैं। इनमें बीजेपी गठबंधन से करीब 90 विधायक हैं। सपा गठबंधन के 60 और 1 विधायक कांग्रेस के टिकट पर चुना गया है। इसी तरह 131 विधायक ऊंची जातियों के चुने गए हैं। इनमें से 117 भाजपा गठबंधन, 11 सपा गठबंधन और 1 बीएसपी, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के हैं। इस तरह सवर्ण विधायकों की तुलना में करीब 22 विधायक ओबीसी के ज्यादा हैं। तो ये सारी जानकारी जो हमने आंकड़े के रूप में आपको दी है, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ओबीसी पर बहुत सारी चिंता जताई, मंडलवाद और मंडलवाद के पीछे कांग्रेस की जो राजनीति रही, किस तरीके से बैकवर्ड्स को मुख्य धारा में, खास करके जहां तक सत्ता चलाने की बात हो, शासन को चलाने की बात हो, उसमें पीछे रखने की ढेर सारी कवायदें हुई। लेकिन 2024 के आने के पहले राहुल गांधी ने जब देखा कि अब महिला आरक्षण विधेयक पास होगा, उसके बाद बैकवर्ड्स को लेकर के उन्होंने जो चिंता जताई और उनके साथ कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पिछड़ों को लेकर के कांग्रेस उदासीन रही है। और भारतीय जनता पार्टी
हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के मुकाबले पिछड़े लोगों को ज्यादा तरजीह भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों ने कांग्रेस के मुकाबले दी है। ऐसे में राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ भी बयान दिया, खास करके सवर्ण सेक्रेटरीज को लेकर के, चीफ सेक्रेटरीज को लेकर के, वो एक राहुल गांधी का चुनावी जुमला दिखता है। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की नीति क्या रही है और अन्य पार्टियों की। आने वाले चुनाव में कांग्रेस अब दलितों के साथ एक बार फिर पिछड़ों को साधने की कवायद कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस इसमें सफल होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप इस सवाल का उत्तर जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमारे इस खबर और विश्लेषण से कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजिए। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।